हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहें मुश्किल हो या गम का अंधेरा, समाज सेवी ही बनता है सबका सवेरा। तो दोस्तों, आज हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद है पिछले 40 साल से समाज की सेवा में समर्पित हैं। आइए मिलते हैं मिस्टर नानक चंद जी से। नानक चंद जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं एक बड़ा संवेदनशील और स्पष्ट बोलने वाला इंसान हूँ और पिछले 40 साल से मैं समाज सेवा में समाज को समर्पित ही हूँ। जब मैं अपने IFCI में सर्विस करता था वहाँ भी, और वहाँ से VRS लेने के बाद तब भी मैं कई संस्थाओं को खड़ा किया, बनाया और उनको चलाया। लेकिन जो संवेदनशीलता की मैंने बात की आपसे, उसमें मैं अपनों से लड़ने में विश्वास नहीं करता। जहां तक होता है मैं उसमें तरह दे देता हूँ, राह दे देता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक चोट जरूर लगती है कि जिन लोगों के लिए हमने इतना त्याग किया, उनके लिए इतना सोचा, और अल्टीमेटली कई बार वो जो हमारे साथ गलत करते हैं तो दुख होता है। हमने सुना आप एक थिंकर हैं और एक राइटर हैं, आपके पास लिखी हुई 5 किताबें भी हैं इस वक्त। जी, ऐसा है कि मेरा एक दृष्टिकोण भी है कि मैं किसी भी चीज को जब सोचता हूँ तो बड़ी गहराई से सोचता हूँ। एक दिन मेरे मन में विचार आया कि मैं इन चीजों को कागज पे उतारूं। मेरे को लोगों से मिलने का बड़ा शौक है, तो किस्से कहानियां लोग गाँव में, बसों में, रेलवे स्टेशन पे सुनाते हैं, तो मेरे जहन में वो रुक गई। तो मेरे जहन में रुक के एक दिन मेरे को VRS लेने के बाद मेरे मन में विचार आया कि मैं उसको कागज पे उतारूं। तो उस सिलसिले में मैंने कहानियों की 3 किताबें लिखी। कहानियां वो हैं जो हम एक दूसरे से सुनते आए हैं, और आमतौर पे मैंने किसी साहित्यिक कहानियों को नहीं पढ़ा आमतौर पे। तो उन सब कहानियों को मैंने कलमबद्ध किया। सबसे पहले मैंने 2005 में ये माटी की महक नाम से किताब लिखी। उसके बाद इसी के आगे जाकर 2 वॉल्यूम मैंने और लिखे, ये माटी की महक 2 और माटी की महक 3। ये मैंने 2025 में ही पब्लिश करवाई है। और इसके साथ साथ मैंने अपनी भारतीय संस्कृति पर एक किताब लिखी है। हमारे जो यूथ है उसको हमारी संस्कृति के बारे में मैं चाहता हूँ जो एक बेसिक नॉलेज है वो उसको मिले। और इसके साथ साथ हम कई बार, मेरा एक विचार है कि हमारे देश में हर गांव की एक कहानी हो, उसका हिस्ट्री क्या रहा, कैसे वो गांव बसा, किसने बसाया, उसकी गांव की खासियत क्या है, तो वो चीजों को हम लिखें। हमारे जिले में क्या है, हमारी तहसील में क्या मशहूर चीजें हैं जिनको कि हम बच्चे को एक दूसरे के बारे में उसमें जान सके। तो उस सिलसिले में मैंने अपने गांव के बारे में ये कहानी लिखी है। और ये कहानी मैं और मेरा गांव, मेरे गांव की, जब से हमारा गांव बसा है तब से करीबन हमारे गांव की हिस्ट्री मोटा मोटी तौर पर 1000 साल पुरानी है। और ये किसी जमाने में जिला होता था, परगना होता था। और इसके साथ साथ मैंने अपनी जीवनी भी ये लिखी है, जिससे कि मैंने अपने जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखे, मैं कहाँ पढ़ा, किसने मेरे को पढ़ाया, किसने मुझे शिक्षाएं दी। और इस किताब को मैंने आखिरी में अगर 1-2 शब्द में इसमें से उद्धृत करना चाहूंगा, अपना यह आत्म साक्षात्कार मैं अपने माँ पिताजी, समस्त गुरुजनों, मित्र बंधु और परिचितों व यार दोस्त दुश्मन सभी को समर्पित करता हूँ, जिनकी शिक्षाओं सानिध्य ने मेरे जीवन को एक धार दी, मेरा जीवन तराशा, व जीवन के हर मोड़ पर मेरा संबल बने, मेरा मार्गदर्शन किया। यही मैं कहना चाहूंगा। बहुत। तो सर, आपने जैसे बताया, आपने जब VRS लिया तो उससे पहले आप क्या करते थे? मैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मैंने सर्विस ज्वाइन की थी। और वहां से जब मैंने VRS ली 2004 में, उस टाइम पे क्या है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। उन्होंने फैसला किया IFCI की वित्तीय स्थिति को देखते हुए कि इसको पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया जाए। लेकिन हम चूंकि साथी में एक यूनियन लीडर था, तो हमने उस जमाने में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में मर्जर होते हुए देखा था, जो हमें मतलब हमारी मन के अनुरूप नहीं था। तो हम उस टाइम पे हमारे IFCI में कुल मिलाकर 1146 एम्प्लॉय हुआ करते
तो हम लोगों को एक ऑप्शन दिया गया कि आप या तो पंजाब नेशनल बैंक में चले जाइए या आप वीआरएस ले लीजिए। तो हम 265 लोगों ने ये फैसला किया कि हम वीआरएस लेंगे। तो उस टाइम हमने 30 जून 2004 को मैं IFCA से वीआरएस ली और मेरे को उस दिन रिलीव कर दिया गया। उस टाइम पे मैं मैनेजर फाइनेंस के तौर पर काम करता था। आपने जैसे कहा कि आपने वीआरएस लिया, तो जो आपने वीआरएस लिया तो रिटायरमेंट हो गया, तो क्या आपने ये सोचा था कि आप अब ये समय कैसे बिताएंगे, क्या करेंगे? नहीं, आपका बात कहना ठीक है। चूंकि हम IFCA में काम करते थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हमें उसमें ये भी देखना था कि हम बाकी का जीवन कैसे गुजारेंगे। हाँ जी। हमारा गुजारा कैसे होगा और हमारे शौक क्या होंगे, हम क्या काम करेंगे जिससे कि हम अपने मन को संतुष्टि दे सके कि हमने वीआरएस लिया तो खूब सोच समझ कर लिया। हाँ जी। तो उस बारे में मैं आज भी कहता हूँ, मुझे किसी तरह का दुख नहीं है, रिग्रेट्स नहीं है। और उसके बाद का जो मेरा जीवन है बहुत ही शांत और अच्छा रहा। मैंने 2 अपनी सोसाइटी तो बनाई थी, उसके दौरान मैं सेक्रेटरी और ट्रेजरर रहा। बाद में मैंने उर्वी विक्रम चैरिटेबल ट्रस्ट की एक बिल्डिंग भी बनवाई सेक्टर 22 में, जो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे मिस्टर UNV राव, उनका एक धर्मार्थ इंस्टीट्यूशन है वो। और फिर मैंने एक 4 सितारा होटल का निर्माण भी करवाया एज ए प्रोजेक्ट इंचार्ज। बाद में मैं उस टाइम पे फिर मैंने फैसला किया कि मैं अब पैसे के लिए कोई काम नहीं करूंगा। तब मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन किया और आज भी मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं उसका एक समर्पित कार्य करता हूं और जो भी मेरे को जिम्मेवारी दी जाती है वो जिम्मेदारी को पूरा करता हूं। तो ये तो आप क्योंकि फाइनेंसेस से ही थे तो आपने सब प्लान किया और इतना सब कुछ किया, लेकिन हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पे वो क्या कर सकते हैं। जैसे अगर हमें करना हो तो हम तो ये सब कुछ नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? और क्योंकि आप फाइनेंसेस से रिलेटेड हैं तो आप बताइए किस तरह अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें, कैसे आगे अपना जीवन बिताएं, जबकि के रिटायरमेंट के बाद पैसा नहीं आ रहा है, पेंशन भी नहीं है कई बार, तो कैसे मैनेज करें? ऐसा है, जब हमने वीआरएस लिया तो हमें एक रीजनेबल पैसा हमारे ऑफिस ने दिया था। उस पैसे को मैंने इधर उधर ना खर्च कर अच्छा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट से मुझे इतनी रिटर्न है कि मैं एक सम्मान पूर्वक जीवन गुजार सकता हूँ। तो सबको भी यही हिदायत देंगे। हाँ, इसमें एक बात जरूर कहता हूँ, कहते हैं सुनते हैं लेकिन हम ज्यादातर लोग इस पर अमल नहीं करते। हाँ जी। इंसान की जो रिक्वायरमेंट है अगर हम उसके हिसाब से चले तो हमें ये देखना चाहिए कि हम इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अगर हम अपने से समाज में देखें, हमारे गार्ड हमारी सोसाइटी के गेट पे खड़े होते हैं, वो 15,000 रुपए में गुजारा करते हैं। उनके भी 2-2, 3-3 बच्चे होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, हारी है, बीमारी है, स्कूल की फीस है, मकान का किराया है। जब वो लोग 15,000 में गुजारा कर सकते हैं तो ईश्वर ने तो तुम्हें बहुत कुछ दिया है। तुम्हारा अपना मकान है, तुम्हारे पास गाड़ियां हैं, घर में सब सुख सुविधाएं हैं। और जैसे कि मैं दोबारा रिपीट करने के लिए कहता हूँ कि इच्छाओं का अंत नहीं। हम दूसरे को देखकर अपना जीवन गुजारेंगे तो बड़ा मुश्किल है। हमें अपने आप को देखना है और अपनी चादर को देखना है। उसी हिसाब से अगर हम जीवन गुजारते हैं तो बहुत अच्छी तरह से संतुष्टिपूर्ण जीवन हम गुजार सकते हैं। इस समझ के साथ अगर सब लोग रहेंगे तो काफी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाएगा। और उसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पैसे का कोई अंत नहीं है। आप जब आपके पास वो पुरानी कहावतें 99 का चक्कर, जब 99 जाते हैं तो मैं सोचता हूँ 100 हो जाए, 100 होने के बाद 105 हो जाते हैं, फिर मैं कहता हूँ 200 हो जाए। तो इस तरह से वो अंत किसी चीज का नहीं होता और अल्टीमेटली पुरानी कहावतें छोड़कर यहीं जाना है। तो जीवन में मैंने 3 आदर्श अपने रखे। एक तो कभी किसी का बुरा मत करो। हमारे पिताजी कहा करते थे, अगर तुम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा मत करो। ये ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है। दूसरा, जिंदगी में कितनी भी ठोकरें लगे, कितनी भी आपको असफलताएं मिले, कभी भी आपने नेवर से डाई, हार नहीं माननी। और तीसरा, कितने भी हालात खराब हों, वी हैव टू एक्सपेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट। अगर आप इन 3 चीजों का पालन जीवन में करते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका जीवन सफल है और आप जीवन की मजबूत से मजबूत, कठिन से कठिन राह को पार कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ
तो हमारा एक तो आपने बताया फाइनेंसेस का कि किस तरह से कंट्रोल करें और कैसे उतनी ही पैर पसारी है जितनी होती है चादर। एक मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे वो, तेते पांव पसारी है जेते लंबी सौ। हाँ, तो ये तो ठीक है, लेकिन फाइनेंसेस अगर कंट्रोल हो जाते हैं तो उसके बाद ये है कि अपना मन कैसे लगाएं। जैसे आपने तो अपना मन किताबों में और इतना सब में लगाया, आम इंसान रिटायरमेंट के बाद या एक पर्टिकुलर एज के बाद अपने आप को इमोशनली कैसे बैलेंस रखे। उसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हम अगर अपने आप से आत्म संतुष्ट हैं तो वही तो नहीं मिलती, नहीं मिलती है। वो आत्म संतुष्टि हमारी तभी आ सकती है जब हम दूसरे की तरफ देख के उनसे जले नहीं कि भाई उसके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, इतने बड़े सुख सुविधाएं, इतना बड़ा बंगला है। आपको रहने के लिए तो छोटा कमरा भी बहुत है, वैसे तो 6x6 का बेड ही होता है घर के। घर कितना भी बड़ा हो, रहना तो आपने एक ही कमरे में है। अगर हम आत्म संतुष्ट होंगे तो हमारा जीवन बड़ा सुखी होगा। दूसरा, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। अगर हम ये सोचें कि हमने भी समाज को कुछ लौटाना है तो हमारे बहुत सारे अपने आसपास देखेंगे कि सड़कें गंदी हैं, पार्क ठीक नहीं है। हम समाज के अंदर कोई भी ऐसा काम पकड़ सकते हैं जो कि समाज को वैल्यू एडिशन होगा। अगर हम उस वैल्यू एडिशन को करेंगे, एक एक बूंद भी अगर हर इंसान करता है तो उस बूंद से ही घड़ा भरता है। अब हम पढ़ लिख के चले जाते हैं, फॉरेन में जाके वहां सेटल हो जाते हैं, रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं, जाके वहां पर भारत को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, आप बाहर जाके डिसिप्लिन में रहते हैं, वही डिसिप्लिन आप हमारे देश में लाके करो, ये स्वर्ग बन जाएगा। अगर हमारे पुराने लोग जब देश आजाद हुआ या उससे भी पहले सभी लोग पढ़ लिख कर बाहर चले गए होते तो इसरो, DRDO, स्पेस प्रोग्राम, हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, हॉल वगैरह जितने भी बने, ये कभी बनता ही नहीं। उनको भी बड़ी अच्छी तनख्वाहें मिल रही थी, लेकिन उनमें एक जज्बा था कि हमने देश के लिए कुछ करना है। अगर हम इस जज्बे को रखेंगे तो तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और ये सोने की चिड़िया दोबारा बनेगा, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। तो हमें उस चीज को देखना है, हम समाज को क्या दे सकते हैं। हर चीज हमने एक्सपेक्टेशन, आपने जो रहा समाज ने आपकी काबिलियत के हिसाब से दिया है, आपने उसको एंजॉय भी किया पूरा जीवन। अब 60-65 साल की उम्र में आप सोचोगे जी मेरे को 2000 गज का बंगला बन जाए, उसका कोई पॉइंट माने भी नहीं रखते। अल्टीमेटली सब यही छोड़ देना है। तो इसलिए समाज के लिए कुछ करो, और जो करने पे, समाज को देने पे जो आपको खुशी मिलेगी, उस खुशी का कोई अंत नहीं। नानक चंद जी, आपने फाइनेंसेस को और इमोशनल बैलेंस को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, सबके लिए बहुत कुछ बताया। हमारा एक और मुद्दा होता है सेहत को लेकर, कि अक्सर देखा गया है कि एक एज के बाद या रिटायरमेंट के बाद लोग थोड़ा आराम तलब ज्यादा हो जाते हैं, तो लेकिन सेहत तो मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जाए? देखिए, सेहत के लिए तो बड़ा आपको जान के ताज्जुब होगा मैम, अभी मैं 69th ईयर है मेरी ट्रेनिंग, 25 साल मैंने सर्विस की है, मेरा मेडिकल का खाता कभी नहीं खुला। अरे मैंने अपने ऑफिस से कभी कोई पैसा नहीं लिया, और रिटायरमेंट के बाद आज भी वो बात दूसरी है, सर दर्द हो गया, पेट खराब हो गया, वो बात है। ईश्वर को मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ा, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है, हम इस चीज में भी, मैं कम से कम इस चीज में विश्वास करता हूँ, जैसा अन्न वैसा मन। अगर आपका अन्न ईमानदारी का कमाया हुआ है तो आप एक बड़ी अच्छी नींद लेते हैं, आपके दिमाग में टेंशन नहीं है कि मेरा चोरी हो जाएगा, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। तो आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो इसी हिसाब से स्वस्थ रहता है, और जब वो आपका मन स्वस्थ रहेगा तो आपके जीवन भी स्वस्थ रहेगा। और यही चीज को मैंने प्रैक्टिकली अपने जीवन में किया है। उसी रीजन से मैं कह सकता हूँ, मैं आज तक भगवान की, परमात्मा की कृपा से, मैं, मेरी वाइफ, मेरी बच्ची, कभी इस तरह की हमने वो चीज नहीं देखी। और जो जब आप बेईमानी का पैसा खर्च करते आता है आपके पास, तो उसमें बच्चे ने मांगा 5, आपने दिया 500, तो बच्चे भी बिगड़ते हैं। और फिर उसमें ये था, जैसा कि मैंने अभी आपको रिपीट किया, आपके दिमाग में हमेशा टेंशन रहेगी। और दुनिया की हर बीमारी, कोई भी बीमारी, ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मन से शुरू होती है। अगर आपका मन संतुष्ट नहीं है,
आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म उसी हिसाब से चेंज होगा, उसका रिएक्शन उसी हिसाब से होगा और आप उसी हिसाब से हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, शुगर, मेरे को भी डायबिटीज है, मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल ही वो हूँ, डायबिटीज है, लेकिन कैसे हुई मैं उसमें कहना नहीं चाहता, लेकिन है बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आपने नानक जी बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत अच्छी बातें बताई हैं और जिंदगी को किस तरह सादगी से जिया जाए तभी आपको सब खुशी मिल सकती है। इसके साथ अगर आप हमारे दर्शकगण को कोई भी मैसेज देना चाहें तो प्लीज। देखिए, मैं जैसा भी अपने साक्षात्कार के दौरान मैंने कहा है, मेरे जीवन के सिर्फ 3 ही फंडामेंटल्स रहे और मैंने अपना पूरा जीवन उन्हीं फंडामेंटल्स के सहारे बिताया है। पहला, आप अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत कीजिए, जीवन बड़ा शांत और बहुत अच्छा गुजरेगा। दूसरा, कितनी भी परिस्थितियां आपके खिलाफ चली जाए, आपने हार नहीं माननी, नेवर से डाई। जब भी मैं इस चीज को कहता हूं तो मुझे किंग ब्रूस और स्पाइडर वाली कहानी याद आ जाती है कि 99 बार वो मकड़ी ऊपर से गिरी और अल्टीमेटली 100 में चली गई। ये चीजें हैं, अगर हम इन चीजों का पालन करेंगे तो हमारा जीवन बहुत सुखी होगा, बहुत संतुष्ट होगा। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि हम समाज को देने पर जो आपको खुशी होगी, जरूरी नहीं पैसा दिया जाए, अपना समय भी दे सकते हैं, अपना कमिटमेंट भी दे सकते हैं, दुनिया का साथ भी दे सकते हैं। कोई आदमी कोई अच्छा काम कर रहा है, आप उसके साथ भी खड़े हो सकते हैं, वो भी आपका एक कंट्रीब्यूशन है। हम पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें तो हम देखेंगे हमारे जीवन में जो शांति आपको प्राप्त होगी, आपको जो खुशी होगी, आपके चेहरे पे जो चमक और दमक आएगी, उसका कोई जोड़ नहीं। नानक जी, आपका इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी दिशा दिखाई। थैंक यू सो वेरी मच। सो दर्शकों, आपने सुना और देखा नानक चंद जी ने कितने बखूबी, कितने अच्छे से अपने पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है और कितनी अच्छी तरह बताया, मन को सच्चा रखिए, दूसरों की सेवा में लगिए, आपको हर तरह की खुशी मिलेगी। तो दर्शकों, अगर आप भी यहाँ पर आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से, फिर मिलेंगे। बाय बाय।